हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं अपना एक नया चैनल लाई हूँ यूट्यूब पे, जिसमें मैं 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज़ को कवर कराऊंगी। साथ में गाइस मैं आप लोग को पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जिससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग को ये पता चलेगा कि हाँ कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, किस तरीके से पेपर आता है। तो गाइस मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने बोल्ड कर रखा है। जो भी मुझे ऐसा लगता है कीवर्ड्स है जिससे केस स्टडी बन सकती है, वो भी मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है। तो गाइस अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो पहले पिछली वाली वीडियोस जाके देखे, उसमें आपको कंटेंट मिलेगा। साथ में आप लोग ये देखोगे कि मैं पढ़ा भी रही हूँ और साथ में आप लोगों को कंटेंट भी दिख रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल्ड है। और क्या चाहिए लाइफ में। तो गाइस वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके पहले देखिए। इससे पहले मैं अपना प्लानिंग चैप्टर पूरा कवर करा चुकी हूँ। उसके सारे कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइन मैंने कवर करा है। साथ में आज मेरा ऑर्गेनाइजिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, तो अगर आपने पहले नहीं देखा तो पहले वो वाली वीडियोस देखिए, ताकि आप लोग को बेसिक सारे समझ में अच्छे से आ जाए और क्लियर हो जाए सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 4, जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रिचवानी। हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग में मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, फिर उसके इम्पोर्टेंस, फीचर्स, प्रोसेस, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और स्ट्रक्चर में फिर मैंने आपको कुछ फॉर्मल बताया था, कुछ इनफॉर्मल बताया था, कुछ डिफ्रेंशिएशन करके भी बताया था। तो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था। अगर वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले वो देखिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन होता क्या है। डेलीगेशन होता है कि जब हम अपना काम किसी दूसरे को दे देते हैं। जब हम अपना काम किसी दूसरे को दे देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। आप कोई भी काम करो, आपको डेलीगेशन की जरूरत है। लाइक मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो हमारा घर बड़ा छोटा सा होता है, छोटी सी जिम्मेदारियां होती है उसमें। उसके बावजूद भी हमारी मम्मियाँ क्या करती है, मेड रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि अगर काम को सही तरीके से करना है तो आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। बिना डेलीगेशन के काम नहीं चलता है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है जब हम लोग अपना काम किसी दूसरे को दे देते हैं तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन हर लेवल पे जरूरी है, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप लोग टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हो, कोई भी आप लेवल पे काम कर रहे हो, आपको डेलीगेशन चाहिए। आज आप लोग भी हो, आप लोग पढ़ते हो, तो आप लोग पढ़ते हो तो लेकिन आप लोगों को भी तो आपके काम बहुत सारे आपकी मम्मी करती है या आपके कोई और करता होगा। अगर आप लोग पीजी में रह रहे हो तो आपके साथ कोई रह रहा होगा या कोई भी आपका कर रहा है। आप लोग अपना नाश्ता कुछ नहीं बना रहे हो, आप लोग अपनी क्लोथिंग खुद नहीं वॉश कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सारे काम आपके लिए कोई कर रहा है, तो वो क्या है, डेलीगेशन ही तो है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है प्रोसेस है, एक तरीका है शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। मैनेजर अपनी अथॉरिटी, अपना काम किसी दूसरे को दे देता है। इट हेल्प इन कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम एंड रिड्यूस वर्कलोड और टॉप मैनेजमेंट। जब भी हम किसी को अपना काम डेलीगेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा टाइम बचता है और हमारा वर्कलोड कम होता है, और यही टाइम बचा के हम लोग कई यूजफुल एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की जरूरत क्या है। अभी तो मैंने बोला कि सब जगह डेलीगेशन की जरूरत है, तो रीजन क्या है कि डेलीगेशन चाहिए हमें। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, जब हम लोग काम दूसरे को दे देते हैं तो हम लोग मॉनिटरिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और मॉनिटरिंग से क्या होता है, मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या बोलता है, पासिंग ऑन द रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट। रूटीन वर्क किसको दे दिया, सबऑर्डिनेट को। मैनेजर इज एबल टू कंसंट्रेट ऑन पॉलिसी मैटर एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। मतलब बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में मैनेजर ध्यान रखेगा या फिर पॉलिसी बनाने में मैनेजर ध्यान देगा। इससे क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस अपने आप ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होगा, जब हम लोग किसी को अपना काम देते हैं तो वो क्या सोचता है, हाँ इस बंदे को हम पे ट्रस्ट है इसीलिए उसने हमें काम दिया है, तो वो भी हमारे काम को करने के लिए प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा। वही बोल रहा है, मोटिवेशन होता है। क्योंकि डेलीगेशन में हमें कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिलती है, कुछ काम करने की जिम्मेदारी मिलती है, मतलब अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है।
टू द सबऑर्डिनेट, तो इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन आती है, दे हैव मोटिवेट टू वर्क फॉर हायर परफॉर्मेंस, ताकि हम लोग काम और अच्छे से करें और अच्छे से करें। वैसे भी हम लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते, और जब हमें दूसरों को करना होता है तो वो बहुत अच्छे से करता है। लाइक मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं खुद पढ़ती थी, तो मैं बीएससी को इतने अच्छे से नहीं पढ़ती थी, इतने अच्छे से तो मैंने कभी नोट्स फ्रेम भी नहीं किए होंगे अपने लिए, लेकिन जब मैंने टीचिंग लाइन स्टार्ट की तो मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। जितने एफर्ट मैं अपने लिए लगा रही थी उससे 10 गुना ज़्यादा एफर्ट अपने बच्चों पे लगा रही थी। वो इसलिए लगा रही थी क्योंकि स्टूडेंट्स को कंटेंट सही मिले, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला सही मिले, उसको समझ में सब कुछ आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये, जब हम पे कोई जिम्मेदारी आती है, पावर मिलती है, हमें काम करना होता है, तो हमारा क्या होता है, अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मोटिवेशन हो जाता है ऐसे ही एम्प्लॉय। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का खुद का भी डेवलपमेंट होता है। जब आप कोई काम करते हो तो आपका खुद भी तो माइंडसेट डेवलप्ड होता है, तो वही हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, it allow them to develop their skill necessary to perform complex tasks, it help them better decision making, this इससे क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा, खुद भी ट्रेन होगा, खुद भी अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो एक बार गलत होता है, 2 बार गलत होता है, तीसरी बार गलत होता है, अपने आप चौथी बार क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, वो ट्रेनिंग हो जाती है, और क्या हो जाता है, हम लोगों का डेवलपमेंट अपने आप ही होने लग जाता है। नेक्स्ट, फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्यों होगी, जब छोटे काम, रूटीन वर्क क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के पास चला जाएगा, तो मैनेजर क्या करेगा, मेन वर्क पे काम करेगा, मेन वर्क ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में काम करेगा, तो उसकी अपने आप ही ग्रोथ होगी। तो क्या होगा, डेलीगेशन से क्या होता है, काम को एक्सपेंशन मिलता है, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं, जो जिस काम के लिए एक्सपीरियंस है उसको वही काम दिया जाता है, तो एक रेडी वर्कफोर्स इज टेक अप लीडिंग पोजीशन इन न्यू वेंचर। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो न्यू वेंचर है वो एक लीडिंग पोजीशन पे बैठ जाती है, एक ऐसे पोजीशन पे हो जाती है जिसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, जब कोई हम पे काम की जिम्मेदारी डालता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम करें और उसको रिपोर्टिंग करें, तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बैठता है, आपस में मिलके काम करने लग जाते हैं हम लोग। द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिफाइन पावर, क्या हो रहा है, जब हम लोग डेलीगेट करते हैं किसी को काम तो उसको क्या मिलती है, अथॉरिटी। नेक्स्ट, ड्यूटीज, आंसरेबिलिटी मिलती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे बहुत अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो क्लैरिटी अगर सारी चीज़ों में होगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बोले तो कौन किसका बॉस है और कौन किसका एम्प्लॉय, अगर इसमें क्लैरिटी होगी तो होगा हेल्प इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा क्योंकि पता है हमें इसको रिपोर्ट करना है और इससे ऑर्डर लेना है, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट्स में भी क्या होगा, जब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे उनमें भी कोऑर्डिनेशन होगा, और लेवल्स, फंक्शन, मतलब सब लेवल पे हो जाएगा। आप डेलीगेशन जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल जा सकता है, हो सकता है टॉप मैनेजमेंट से पूरे एम्प्लॉयज़ पे चल जाए, हो सकता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चल जाए, तो कैसे भी हो सकता है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन से कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, आपस में काम करने का एक साथ मन होगा तो कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल हेरार्ची कैसे बनती है, आपको पता है कि ये टॉप मैनेजमेंट है, ये ही डेलीगेट करेगा, कभी बॉस ही हमेशा क्या करता है, एम्प्लॉय को काम देता है, एम्प्लॉय कभी मिलकर बॉस को काम नहीं देता, एम्प्लॉय बॉस को नहीं कहेगा आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा आप कर दो, ऐसा नहीं होगा, बॉस ही हमेशा काम देता है। तो इससे पता चलता है कौन टॉप लेवल पे, कौन मिडल पे, कौन लोअर लेवल पे, कौन किसका बॉस है, कौन किसका एम्प्लॉय है, मतलब क्लैरिटी क्रिएशन हो जाता है किसका, मैनेजरियल हेरार्ची। तो डेलीगेशन से क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाता है, इससे क्या होगा, हेरार्ची बन जाती है। इट इज एक्सटेंड ऑफ डेलीगेट अथॉरिटी डिसाइड द पावर ऑफ ईच जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर इंसान की क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन से पता चल जाता है, तो डेलीगेशन से। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, ऑब्वियसली जब हम अपना काम किसी को दूसरे को दे देंगे तो हमारा वर्कलोड अपने आप ही कम हो जाएगा। तो विदाउट डेलीगेशन मैनेजर विल बी ओवरबर्डन विद द वर्क, अगर आपने अपना काम दूसरे को नहीं दिया तो सारा दिन उस काम में लगे रहोगे और आप ओवरबर्डन हो जाओगे, एक दिन ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे।
ठीक है। तो बेसिस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है इससे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि टॉप ही लोअर लेवल को डेलीगेट करता है, लोअर लेवल कभी टॉप को डेलीगेट नहीं करता। तो इन द डेलीगेशन प्रोसेस ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्व, 2 पार्टीज होती है, कौन कौन, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इफ सुपीरियर शेयर और पास देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, इट इंक्लूड गुड रिलेशनशिप। अगर आप किसी को दे रहे हो जिम्मेदारी, ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी दे रहे हो, बिकॉज सुपीरियर विल ट्रांसफर द responsibility and authority to the subordinate only when they have trust in them। क्योंकि सुपीरियर अपना काम किसी को दे रहा है ना, तो काम वो दे रहा है, लेकिन जिम्मेदारी तो सुपीरियर की ना। कल को अगर सबऑर्डिनेट ने कुछ गड़बड़ कर दी तो जिम्मेदारी तो सुपीरियर की है ना। तो ऐसे में सुपीरियर अपना काम किसी को दे रहा है, इसका मतलब वो उस पर ट्रस्ट करता है, और जब आप किसी पे ट्रस्ट दे करके काम देते हो तो आपस में आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है और साथ में कोऑर्डिनेशन भी आने लगता है। तो वही हो गया कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, डेलीगेशन से मैनेजमेंट अच्छा हो गया, एम्प्लॉय काम करने के लिए मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय का खुद का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो एक ही काम बार बार करेगा तो अपना डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होएगी, कोऑर्डिनेशन बैठेगा, मैनेजमेंट हायरार्की पता चल जाएगी, कौन किसका बॉस है और कौन किसका एम्प्लॉय है, वर्कलोड कम हो जाएगा मैनेजर का, क्योंकि उसने अपना रूटीन काम किसी दूसरे को दे दिया, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि इन सब में डेलीगेशन होता है, लेकिन डेलीगेशन से 3 चीजें आती है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक एक को लेते हैं एक बार। सबसे पहला होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, आपके पास पावर है किसी को काम देने की। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर, आपके पास पावर है किसी को काम देने की। ध्यान से सुनना, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को काम देने की आपके पास क्या है, राइट है, पावर है जिसको बोल सकते हैं हम, एंड टेक एक्शन विद इन हिज स्कोप, और उसके हिसाब से आप एक्शन भी ले सकते हो। ध्यान से सुनना, हमेशा टॉप लेवल के पास ही पावर होती है, वो अपने लोअर लेवल पे दे सके, मतलब जो ऊपर होगा उसी के पास पावर होगी अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देने की। यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि वो नीचे वाले को भी देगा, मतलब अपने ऊपर वाले को भी देगा, ऐसा नहीं होगा, वो अपने नीचे वाले को ही देगा। इसीलिए बोला जाता है कि अथॉरिटी जो होती है ना वो टॉप टू बॉटम जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी जो होती है ना टॉप टू बॉटम जाती है, और ये पावर है, राइट है। इट अराइज फ्रॉम स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन देखा था आपने? अगर नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 2 देखना अच्छे से। मैंने बताया था, हेनरी फ्योल था, उसने एक प्रिंसिपल दिया था स्केलर चेन की, ए ऐसे ही चलता है, टॉप लेवल नीचे आता है मिडल लेवल के पास, मिडल लेवल लोअर लेवल के पास, और लोअर लेवल वर्कर से डील करता है। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे भी तो स्केलर चेन ही है, क्योंकि अथॉरिटी टॉप टू बॉटम आ रही है, तो इसमें लिंक बैठ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोला, इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने पहले ही बता दिया था। इट कैन बी डेलीगेटेड, आप अपनी पावर किसी दूसरे को दे सकते हो। ध्यान से सुनना, आप अपनी पावर किसी को दूसरे को दे सकते हो। लाइक मान लो कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला करने के लिए, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ काम करना था। अब मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि आप लोग मेरी हेल्प करो और मुझे ये काम करा दो। मतलब मैंने अपना काम किसको दे दिया, अपने स्टूडेंट्स को दे दिया। जब मैंने अपना काम अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, इसका मतलब क्या किया, मैंने डेलीगेट किया। क्या डेलीगेट किया, अपना काम, अथॉरिटी, अपनी पावर किसी को दे दी। लास्ट पॉइंट में एक बार 1 मिनट के बाद बताऊंगी, अथॉरिटी ऑफ 1 पर्सन इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। एक बार देख ही लेते हैं। अगर मैंने किसी को काम दिया तो मेरी अथॉरिटी थी, मैंने अपना काम किसी को दिया, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती काम करने की, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है काम करने की। अगर हम किसी को अपना काम दूसरे को दे देते हैं तो दूसरे की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें काम करके रिटर्न करे। मतलब अथॉरिटी ऑफ 1 पर्सन इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, आपके पास पावर है, आप अपना काम किसी दूसरे से करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। अगर आपको किसी ने काम दिया है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वो काम पूरा करो। वापस,
अथॉरिटी, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन। बार बार मैं इसलिए डिफरेंशिएट कर रही हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। अथॉरिटी आप किसी को देते हो, लेकिन जब किसी को देते हो तो उस सामने वाले की क्या बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें ये काम करना है। तो इट इज अ ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी आपको कि आपको ये काम करना है। अब अथॉरिटी कैसे गई, टॉप टू बॉटम, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जाएगी, बॉटम टू टॉप। वो कैसे गई, टॉप टू बॉटम, ये कैसे जाएगी, बॉटम टू टॉप। ये भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये डेलीगेट नहीं होता। ध्यान से सुना, ये डेलीगेट नहीं होता। वापस मेरे एग्जांपल पे ले लेते हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला अपने बॉस से काम करने का। मुझे मिला प्रोजेक्ट, मुझसे नहीं हुआ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप मेरी हेल्प करो और मैं ये काम आपको दे देती हूँ। ठीक है, दे देती हूँ, लेकिन मैंने अपना काम तो बांट दिया, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट्स ने काम को गलत कर दिया, अगर स्टूडेंट्स ने कुछ भी गड़बड़ कर दी काम की, तो इसमें क्या होगा, जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। उनको थोड़ी पकड़ेगा मेरा बॉस, बॉस तो मुझे आके पकड़ेगा ना। तो इसका मतलब अगर मैंने अपना काम किसी के साथ बांटा भी, लेकिन जिम्मेदारी तो उसकी मेरी ही बनती है, क्योंकि मैंने अपना काम किसी को बांटा है। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती, जिम्मेदारियां कभी डेलीगेट नहीं होती। आप अपना काम दूसरे से करा देते हो, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है। आपकी मम्मी मेड रख लेती है, मेड काम कर जाती है, लेकिन घर में कुछ गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी तो मम्मी की रहती है। तो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। एक बार डिफरेंशिएट कर लेना, शायद आगे होगा भी तो मैं तब बता दूंगी। अकाउंटेबिलिटी, जब हम किसी को काम देते हैं तो वो अथॉरिटी, सामने वाले को काम मिला उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, लेकिन उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से एक चीज बनती है आंसरेबिलिटी। जब आप काम कर रहे हो तो काम करके मुझे बताओगे, मैंने अपना काम स्टूडेंट्स को दिया, ऑल्सो मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बांटी, लेकिन मेरे लेवल पे कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनी, तो मैंने अथॉरिटी अपनी उनको दी, लेकिन मेरे लेवल पे मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं दी, लेकिन मैंने जो काम दिया उनकी खुद की पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी। अब वो क्या करेंगे, अपना आंसर देंगे, मुझे बताएंगे कि हाँ ये काम हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि आपको जवाब देना है काम हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। मतलब आप आंसरेबिलिटी किसी को कैसे डेलीगेट करते हो, काम आपने किया तो जिम्मेदारी काम आपने किया है तो जवाब भी तो आप ही दोगे। तो इट रेफर्स टू आंसरेबिलिटी ऑफ फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम होता है इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। जब काम आपने किया उसका आंसर भी तो आप ही दोगे, आपके पेरेंट्स आपके भाई बहन थोड़ी देंगे। ये भी अपवर्ड आती है, अथॉरिटी डाउनवर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड और आंसरेबिलिटी भी अपवर्ड। इट अराइज फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है काम के प्रति, और इस वजह से क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ आती है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। अब आ जाते हैं सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन नहीं है तो एक बार मैं करवा देती हूँ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, तीनों ध्यान से सुनना। वहाँ पे अथॉरिटी पावर है, अथॉरिटी पावर है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है। अथॉरिटी पावर है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम जाती है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है। अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। मतलब इन दोनों में कई बार पूछ लेता है डिफरेंशिएशन, तो एक बार देख लेना, कीवर्ड से ही आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ध्यान से सुनना। जब भी एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। एक छोटी सी शॉप है, एक छोटी सी शॉप है। मान लो कि एक छोटी सी शॉप पे क्या होता है, 3 या 4 लड़के काम कर रहे होते हैं। अब वो 3-4 लड़के आपस में बैठ के काम कर रहे होते हैं, और जो बॉस होता है वो क्या होता है, कोने में छोटी सी सीट पे बैठा होता है, या तो वो बिल काट रहा होता है या फिर वो कंप्यूटर में उनको वॉच कर रहा होता है, कैमरे से उनको वॉच कर रहा होता है। तो ऐसे में वो जो काम कर रहे हैं वो किसकी निगरानी में कर रहे हैं, बॉस की निगरानी में काम कर रहे हैं। ऑल्सो बॉस काम नहीं कर रहा, बॉस ने अपना काम किसको दे रखा है, उन लोगों को दे रखा है, डेलीगेट कर रखा है उनको, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन कौन लेगा, बॉस ही लेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब हमारी मेन पावर एक कुछ हाथ में होती है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन होता है,
क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको काम बांटना पड़ेगा, लेकिन मेन पावर तो आप ही के हाथ में ना, डिसीजन तो आप ही ले रहे हो ना, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन चलता कब है? जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है। बड़े लेवल पे हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ही होता है। छोटे लेवल पे जहाँ पे 3 या 4 एम्प्लॉय है, आपको ऐसा लगता है कि मैं हाँ कंट्रोल कर लूंगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, क्या था वो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया था कि एक पर्सन कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संभाल सकता है, तो 6 या 7 लोगों को संभाल सकता है। अगर संभाल सकते हो तो आप सेंट्रलाइजेशन रखो। इसमें क्या होगा? इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में होंगे, और वो कुछ हाथ क्या होंगे? टॉप मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन कब होगा? जब डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होगी? टॉप लेवल के हाथ में होगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, सेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन होता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो आप अपना काम किसी को बांट सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी नहीं बांटी। अब क्या हुआ? जब ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे काम करता है, तो बड़े लेवल पे यहाँ पे टॉप लेवल बैठा होता है। मिडिल लेवल पे क्या होता है? बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो टॉप लेवल की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं। मान लो 200 एम्प्लॉय है सारे कंपनी में, तो ऐसे में वो कैसे संभालेगा? तो ऐसे में टॉप लेवल क्या करता है? अपने अंडर डिपार्टमेंट्स बनाता है, उन डिपार्टमेंट का भी एक एक हेड होता है, और अपनी पावर, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से सुनना, मैंने अथॉरिटी भी बोला और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला, दोनों बोला। अगर उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ही किसको दे दी? मिडिल लेवल को दे दी, और बोला, मान लो एक एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, तो उसको बोला तू संभाल लेना सारा एचआर वाला, परचेज वाले को बोला तू संभाल लेना, सेल्स वाले को बोला तू संभाल लेना, और अकाउंट्स वाले को, मतलब अलग अलग तरह के काम को अलग अलग इंसान को एक एक हेड बिठा दिया। तो ऐसे में क्या होगा? उसने अपनी अथॉरिटी तो दी, साथ में अपनी जिम्मेदारी भी उन लोगों को दे दी, दैट इज डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हमारा बहुत लार्ज लेवल पे डेलीगेशन होता है और डेलीगेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे में टॉप लेवल अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बांट देता है। साथ में ये कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल बहुत बड़ा होगा। इट रेफर्स टू सिस्टमेटिक डेलीगेशन। वहां पे आप कहीं पे भी डेलीगेशन कर रहे थे, पहले जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने बताया था कैसे भी डेलीगेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में अच्छे से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर, ये भी टॉप टू लोअर ही जाएगा। एक्सेप्ट सच अथॉरिटी, कुछ तो टॉप लेवल अपने हाथ में ही रखेगा, क्योंकि मेन पावर तो कुछ तो अपने हाथ में ही रखेगा। जहाँ से गुडविल खराब हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसा कोई डिसीजन है जो फाइनेंशियल मैटर का है, तो वहाँ वो अपने कुछ हाथ में रखेगा। इसमें भी डेलीगेशन होता है, और सेंट्रलाइजेशन में भी डेलीगेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, दोनों में डेलीगेशन तो होगा ही होगा, 101% होगा, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, और डिसेंट्रलाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। अब डिफरेंस आ गया, एक बार ध्यान से देखना। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर होती है हायर लेवल के पास, ऊपर टॉप लेवल के पास, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना, एट एवरी लेवल। मैंने बोला ही था कि मिडिल लेवल या लोअर लेवल हो जाता है। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, टॉप लेवल के पास यहाँ पे मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सारा मेन पावर उसके पास है, तो यहाँ पे टॉप लेवल के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, और मिडल और लोअर लेवल के पास कुछ कम, बहुत ही कम अथॉरिटी होती है, लाइक रूटीन डिसीजन के हिसाब से। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? टॉप लेवल के पास अथॉरिटी इतनी नहीं होती, सारी अथॉरिटी बांट चुकी होती है, मतलब सिस्टमेटिकली सारी अथॉरिटी बांट चुके होते हैं। सुटेबल, सेंट्रलाइजेशन छोटे लेवल पे काम करता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन बड़े लेवल पे काम करता है, क्योंकि जब बड़े लेवल पे आप काम करोगे तो आपको बांटना ही पड़ेगा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे अगर सेंट्रलाइजेशन पावर है तो मैनेजर्स के पास फ्रीडम नहीं है अपना डे टू डे काम करने का भी, जबकि वहाँ पे फ्रीडम है, मतलब मैनेजर अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकता सेंट्रलाइजेशन में, जबकि वहाँ पे ले सकता है डिसेंट्रलाइजेशन में। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। अब यहाँ पे मैं दोनों पॉइंट्स बताऊंगी, सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से भी और डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से भी। अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई गाइडलाइन सेंट्रलाइजेशन आप लोग के नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को साथ में ही समझा जाता है, अलग अलग नहीं समझा जाता, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंस सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन के डाले। तो देखो,
अगर आप अपना काम किसी दूसरे को बांटोगे तो ऑब्वियसली आपको रिलीफ मिलेगा, तो रिलीफ बाय टॉप मैनेजमेंट। जब आप अपना जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बांट देते हो तो आपको क्या होगा, आप रिलीफ पालोगे, और रिलीफ पाके क्या होगा, आप अपना रूटीन काम किसी को दूसरे को दे दोगे, और मेन काम पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल खराब कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उस पर ध्यान दोगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टॉप एग्जीक्यूटिव आर नॉट बर्डन बाय द प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। डे टू डे प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटी में वो जाते ही नहीं है, उनके पास इनफ टाइम होता है वो प्लानिंग कर सके। मैं एक एग्जांपल लूँ तो हमारा एलन चलता है, एलन वाले क्या खुद पूरा सारा पढ़ाते हैं, वो खुद नहीं पढ़ाते, उन्होंने अपनी ब्रांचेस के अंदर भी एक एक मैनेजर्स रख रखे हैं और वो संभालते काम। तो वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि हमें अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि हमें बच्चों को किस तरीके से और अच्छा कंटेंट देना है। वही हो गया, रिलीफ मिल गया ना, टॉप लेवल को टाइम मिल गया, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ा रहे अभी। प्रॉब्लम, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। जब आप लोगों के सामने बार बार प्रॉब्लम आएगी, जब हमारे मिडिल लेवल के सामने प्रॉब्लम आएगी, जब उनको पावर दे दी जाएगी, उनको जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, तो ऐसे में उनके पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। अब प्रॉब्लम्स में क्या होगा, वो उससे निपटेंगे तो क्या होगा, अपने आप उनका वर्क करने का तरीका अच्छा हो जाएगा। जब तक आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए निपटते हैं काम के लिए, हम एक्सपर्ट नहीं होते। जिस दिन आप खुद अपने कामों के लिए निपटने लगे, आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। वही बात ये बोल रहा है। तो मिडिल लेवल जब अपने काम खुद करने लग जाएगा, निपटने लग जाएगा काम, एक्सपर्ट हो जाएगा, वो क्रिएटिविटी करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको फ्रीडम है, और फ्रीडम के हिसाब से वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कर देगा। तो मैनेजर जिसके पास ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है काम करने की, तो यहाँ पे क्या होगा, बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क, वो अच्छे से काम करेगा, कहीं ना कहीं अपना खुराफाती दिमाग लगा के क्रिएटिविटी निकाल ही देगा। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि हर मैनेजर अपने अपने लेवल पे ले लेता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर बहुत ही ज़्यादा क्विक डिसीजन लेना है तो आप सेंट्रलाइजेशन करो, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में एक या दो इंडिविजुअल होते हैं, वो खुद ले लेते हैं डिसीजन। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, डिसीजन हमें थोड़ा धीरे धीरे लेना है, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन में भी चल सकते हो। डेवलप मैनेजमेंट टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब आप लोग सिर्फ दिमाग लगा रहे हो और सिर्फ मैनेज कर रहे हो, तो आप फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्शंस निकाल सकते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, सबऑर्डिनेट गेट एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहाँ पे सबऑर्डिनेट को भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि आप लोग चीज़ों से निपटोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, और अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो फ्यूचर के लिए आप अपने आप टैलेंटेड हो जाओगे। तो टेक डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप देमसेल्फ फॉर प्रमोशन ऑफ हाईएस्ट जॉब, और मतलब आप धीरे धीरे पोजीशन बढ़ती जाएगी, या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, कुछ भी करके आप लोग आगे ही बढ़ोगे। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ग्रोथ होगी हमारी, ग्रोथ क्यों होगी, जब डिसेंट्रलाइजेशन लेवल पे काम किया जाता है तो हर डिपार्टमेंट अपने लेवल पे अच्छा काम करता है। जहाँ पे एक दिमाग चलेगा वहाँ पे 5 दिमाग चलेंगे। अब तो सेंट्रलाइजेशन में एक दिमाग चलेगा, 2 दिमाग चलेंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन 5 से 10 दिमाग चलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, काम अच्छे से होगा, एक्सपर्ट करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्रोथ निकल के आ जाएगी, और कंट्रोल भी सही रहेगा। क्योंकि अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज काम बांट रखा है तो एक पर्टिकुलर पर्सन अपने हिसाब के सारे काम संभालेगा। लाइक HR डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा तो वो सारे HR वाले काम संभालेगा। तो ऐसे में क्या होगा, कंट्रोल सही रहेगा, क्योंकि अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग चीज़ों का कंट्रोल है। इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, वही हो गया कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं निकल के आ जाती है। टीम वर्क हो जाता है। टीम वर्क कैसे हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो टीम वर्क कैसे होगा, हर कोई अपने लेवल पे काम करेगा, फिर वो एक साथ मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो वो टीम वर्क हो जाता है। क्योंकि ऑल द मैनेजर एम्प्लॉयज शेयर डिसीजन मेकिंग पावर एंड ऑल काइंड्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। मैंने यहाँ से देखा एक बार, दिस शेयरिंग ऑफ डिसीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन इनिशिएटिव एम्प्लॉय वन टीम। मतलब अगर आप लोग काम बांट के करोगे, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को काम दोगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं टीम वर्क आ जाता है। एक बार पॉइंट जरूर देख लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ध्यान देने वाला है, 2 डिफरेंस है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। डेलीगेशन हर लेवल पे होता है, तो डेलीगेशन पहले होता है, तो डेलीगेशन लेकिन होता हर जगह पे है, ठीक है। तो डेलीगेशन वाइड होता है, डेलीगेशन वाइड होगा, क्यों, क्योंकि डेलीगेशन आप कहीं पे भी कर सकते हो, या ऐसा मान लो कि डेलीगेशन इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होता है। तो हम
हम डेलीगेशन को वाइड बोलेंगे, ये अपोजिट हो गया तो थोड़ा ध्यान देना, डेलीगेशन वाइड हो गया, डेलीगेशन क्या हो गया, वाइड हो गया, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन नैरो हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन नैरो हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन नैरो हो गया क्योंकि वो बाद में आया है ना, तो ये थोड़ा सा इधर हो गया, ध्यान देना। डेलीगेशन वाइड है, वो हर लेवल पे होगा, इंडिविजुअल लेवल पे, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सब जगह होगा, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन बड़े लेवल पे ही होगा तो वो नैरो हो गया, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा हो गया, जबकि डेलीगेशन वाइड हो गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन हर कोई करता है, एवरी मैनेजर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ टॉप लेवल ही करता है, वो ही अपनी जिम्मेदारी और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है। असेंशियल, डेलीगेशन तो हर जगह चाहिए, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे लो, कहीं पे भी लो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लो, एक छोटी सी शॉप ले लो, एक छोटा सा ठेला ले लो, वहाँ पे भी कंपलसरी है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं संभाल सक रहे तो आपको कहीं ना कहीं मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, पर्पस क्या है, डेलीगेशन से हमारा बर्डन कम होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग स्पेशलाइजेशन लाते हैं, इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट बाय गिविंग मोर ऑटोनॉमी। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन में अथॉरिटी एकदम से मिलती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में, अच्छा डेलीगेशन में क्या अथॉरिटी मिलती है, जो आपको काम देगा उससे अथॉरिटी मिल जाएगी, जो आपको काम देगा उससे आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल आपको काम देता है तो टॉप लेवल से मिलती है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस, डेलीगेशन इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये रूटीन नेचर का है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इतना मोर सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक वन टाइम डिसीजन मेकिंग है और है ना पॉलिसी मैटर में काम कर रहा है, मतलब एक बार ही लेना पड़ेगा आपको डिसीजन, बार बार नहीं लेना पड़ेगा, जबकि डेलीगेशन तो रूटीन नेचर का है। तो गाइस यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट होता है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा है अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइन। तो मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखो, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा और विदाउट एनी फी आप ये सारा काम कर सकते हो। और सब कुछ जब आप लोगों को मिल रहा है तो क्यों आप लोग कोचिंग जाके और फी पे करके अगर आप जाना भी चाह रहे हो तो वो खैर आप लोगों का पर्सनल मैटर है। तो गाइस यहाँ तक मेरी सारी वीडियोस आप लोग देखो अच्छे से। और गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।